क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आज से लगभग 1500 साल पहले भारत में एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहां दुनिया के कोने-कोने से हजारों छात्र ज्ञान प्राप्त करने आते थे। एक ऐसा स्थान जहां प्रवेश परीक्षा इतनी कठिन थी कि केवल कुछ ही विद्यार्थी अंदर जा पाते थे। एक ऐसा ज्ञान का साम्राज्य जिसकी विशाल लाइब्रेरी में लाखों पांडुलिपियां सुरक्षित थीं। और फिर एक दिन यह सब आग की लपटों में समा गया। यह है नालंदा विश्वविद्यालय की कहानी। एक ऐसी कहानी जो केवल एक विश्वविद्यालय की नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के सबसे महान ज्ञान केंद्रों में से एक की है। कल्पना कीजिए, 5वीं शताब्दी का भारत, गुप्त साम्राज्य अपने स्वर्ण युग में है। विज्ञान, गणित, दर्शन और साहित्य नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। इसी समय बिहार की उपजाऊ धरती पर एक ऐसा संस्थान जन्म लेता है जो आने वाले कई सौ वर्षों तक पूरे एशिया में शिक्षा का सबसे बड़ा प्रतीक बनने वाला था। नालंदा की स्थापना लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में हुई मानी जाती है। लेकिन नालंदा केवल ईंटों और पत्थरों से बना एक परिसर नहीं था। यह एक विचार था, एक ऐसी सोच जिसमें ज्ञान को सीमाओं से ऊपर रखा गया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, नालंदा की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, श्रीलंका, इंडोनेशिया और मध्य एशिया से विद्यार्थी यहां आने लगे। हजारों किलोमीटर की कठिन यात्राएं केवल इसलिए की जाती थीं ताकि इस महान विश्वविद्यालय में अध्ययन का अवसर मिल सके। लेकिन नालंदा में प्रवेश आसान नहीं था। विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर विद्वान आचार्य बैठते थे। जो भी विद्यार्थी प्रवेश चाहता, उसे पहले उनसे शास्त्रार्थ करना पड़ता था। इतिहासकारों के अनुसार केवल चुनिंदा विद्यार्थी ही इस परीक्षा को पार कर पाते थे। यह केवल ज्ञान का परीक्षण नहीं था, बल्कि जिज्ञासा, तर्क और बुद्धिमत्ता की परीक्षा थी। अब कल्पना कीजिए उस परिसर की। विशाल लाल ईंटों से बने मठ, ऊंचे ऊंचे मंदिर, शांत आंगन, पेड़ों की छाया में बैठकर चर्चा करते विद्यार्थी, दूर कहीं घंटियों की मधुर ध्वनि और हर दिशा में ज्ञान की खोज में डूबे हुए लोग। कहा जाता है कि नालंदा में एक समय लगभग 10,000 विद्यार्थी और 2,000 शिक्षक थे। यह संख्या उस युग के लिए अविश्वसनीय थी। यहां केवल बौद्ध धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती थी। गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, व्याकरण, दर्शन, तर्कशास्त्र, साहित्य और अनेक विषयों का अध्ययन कराया जाता था। नालंदा का उद्देश्य केवल विद्वान बनाना नहीं था, बल्कि ऐसे विचारक तैयार करना था जो दुनिया को नए दृष्टिकोण से देख सकें। इसी दौरान एक युवा चीनी भिक्षु हजारों किलोमीटर की यात्रा करके भारत पहुंचता है। उसका नाम था ह्वेनसांग। उसने रेगिस्तान पार किए, पहाड़ों को लांघा, डाकुओं और खतरनाक रास्तों का सामना किया, केवल एक उद्देश्य के साथ, नालंदा पहुंचने के लिए। जब ह्वेनसांग नालंदा पहुंचा तो वह उसकी भव्यता देखकर स्तब्ध रह गया। उसने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा कि यहां का वातावरण इतना विद्वत्तापूर्ण था कि हर दिन सैकड़ों शास्त्रार्थ होते थे। ज्ञान की चर्चा सुबह से रात तक चलती रहती थी। ह्वेनसांग ने नालंदा में कई वर्षों तक अध्ययन किया और बाद में अपने देश लौटकर वहां भारतीय ज्ञान और बौद्ध दर्शन के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन नालंदा की सबसे अद्भुत चीज शायद उसकी लाइब्रेरी थी। कल्पना कीजिए, एक ऐसी लाइब्रेरी जो उस समय दुनिया की सबसे बड़ी पुस्तकालयों में गिनी जाती थी। इस पुस्तकालय को धर्मगंज कहा जाता था। इसमें कई विशाल भवन थे। इनमें से एक भवन 9 मंजिल ऊंचा बताया जाता है। यहां लाखों पांडुलिपियां सुरक्षित थीं। विज्ञान, चिकित्सा, दर्शन, गणित और इतिहास से जुड़े अनगिनत ग्रंथ यहां संग्रहित थे। ये केवल किताबों का संग्रह नहीं था, ये मानव ज्ञान का खजाना था। सदियां बीतती रहीं, राजवंश बदलते रहे, लेकिन नालंदा ज्ञान का दीपक बनकर जलता रहा। फिर इतिहास ने करवट ली। 12वीं शताब्दी के अंत में उत्तर भारत की राजनीतिक परिस्थितियां तेजी से बदल रही थीं। नए आक्रमणकारी क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित कर रहे थे। इसी दौर में एक घटना घटी जिसने नालंदा के भाग्य को हमेशा के लिए बदल दिया। लगभग 1193 ईस्वी में तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी की सेना बिहार पहुंची। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला किया गया।
परिसर को भारी क्षति पहुंची। हजारों पांडुलिपियां आग की भेंट चढ़ गईं। किंवदंतियों में कहा जाता है कि लाइब्रेरी में लगी आग महीनों तक जलती रही। हालांकि इस दावे की अवधि को लेकर इतिहासकारों में मतभेद हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि विनाश बहुत बड़ा था। कल्पना कीजिए, सदियों का ज्ञान, अनगिनत विद्वानों की मेहनत, हजारों पांडुलिपियां, और फिर सब कुछ धुएं और राख में बदलता हुआ। यह केवल एक विश्वविद्यालय का पतन नहीं था, यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी बौद्धिक त्रासदियों में से एक थी। लेकिन क्या नालंदा वास्तव में समाप्त हो गया? शायद नहीं, क्योंकि किसी भी महान विचार को केवल इमारतों के नष्ट होने से समाप्त नहीं किया जा सकता। नालंदा के विद्वानों द्वारा फैलाया गया ज्ञान तिब्बत, चीन, कोरिया और पूरे एशिया में जीवित रहा। वहां सुरक्षित ग्रंथों और परंपराओं में नालंदा की विरासत बची रही। सदियों बाद जब पुरातत्वविदों ने बिहार की धरती के नीचे दबे अवशेषों की खुदाई शुरू की, तो एक खोई हुई दुनिया फिर से सामने आने लगी। लाल ईंटों के विशाल ढांचे, प्राचीन मठ, मंदिर, अध्ययन कक्ष और वह सब जो कभी दुनिया के सबसे महान विश्वविद्यालयों में से एक का हिस्सा था, आज नालंदा के खंडहर हमें केवल अतीत की याद नहीं दिलाते, वे एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछते हैं। सभ्यताओं को वास्तव में महान क्या बनाता है? उनकी सेना, उनकी संपत्ति या उनका ज्ञान? नालंदा हमें सिखाता है कि किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति उसके विचार होते हैं। ज्ञान वह विरासत है जो समय, युद्ध और विनाश से भी अधिक शक्तिशाली होती है। कभी इस धरती पर हजारों विद्यार्थी सत्य की खोज में एकत्रित होते थे, आज केवल खंडहर बचे हैं। लेकिन जब हवा उन प्राचीन ईंटों के बीच से गुजरती है, तो ऐसा लगता है मानो इतिहास अब भी फुसफुसाकर कह रहा हो। साम्राज्य आते हैं और चले जाते हैं, इमारतें बनती हैं और मिट जाती हैं, लेकिन ज्ञान ज्ञान अमर रहता है। और शायद यही नालंदा की सबसे महान विरासत है।